नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बेहतर होंगे और अपनी पढ़ाई जोर शोर से कंटिन्यू कर रहे होंगे। हिंदी पेडागोजी के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करनी है और आज के वीडियो देखने के बाद आपको ये लगेगा कि आपने बहुत कुछ नई चीज़ें सीखी हैं। अगर इस वीडियो को कंटिन्यू लास्ट तक देखते हैं तो हिंदी के माध्यम में या हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों को हिंदी पेडागोजी में जो क्वेश्चन आते हैं उनको सॉल्व करने में एक बेहतर समझ बनेगी और आपकी नॉलेज के लिए भी हेल्पफुल होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं। देखिए, भाषा के 4 कौशल होते हैं। सबसे पहला है सुनना, दूसरा होता है बोलना, तीसरा होता है पढ़ना और चौथा होता है लिखना। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, ये चारों कौशल जो है वो इसी क्रम में रखे जाते हैं और महत्वपूर्ण चीज ये है कि ये जो लिखना है वो सबसे मोस्ट यानी सबसे जटिल कौशल है या मोस्ट कॉम्प्लेक्स स्किल है लैंग्वेज लर्निंग के मामले में। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। 4 कौशल कौन कौन से? सबसे पहले आप सुनते हैं, जो सुनते हैं उसे बोलते हैं, इसके बाद फिर पढ़ने की चीजें आती हैं और जब पढ़ते हैं आप इसके बाद लिखते हैं। तो चारों क्रम याद रखिएगा और अधिकतर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरी चीज, सुनना बाद में करेंगे, आज बोलने के बारे में बात करते हैं। स्पीकिंग, जब आप बोलते हैं तो उनमें आपके लंग्स यानी फेफड़ों की, आपके स्वर यंत्र यानी लैरिंग्स, आपके ग्रसनी यानी फेरिंग्स की इंपॉर्टेंट भूमिका होती है। दूसरी चीज, मानव स्वर यंत्र की जो संरचना होती है वो सरल होती है। आपको पूछा जा सकता है कि मानव स्वर यंत्र यानी लैरिंग्स की जो संरचना होती है वो सरल होती है या जटिल होती है या मिक्स होती है या इनमें से कोई नहीं या उपरोक्त सभी। तो इस तरह से आपको समझना है कि जो एक मानव का स्वर यंत्र होता है, लैरिंग्स होता है, उसकी संरचना सरल होती है, मतलब बहुत ही नॉर्मल होता है, सरल होता है। ठीक है। एक वयस्क मानव का जो स्वर यंत्र होता है एक शिशु के स्वर यंत्र की अपेक्षा नीचे स्थित होता है। ठीक है, यही चीज है आपको ध्यान रखने लायक। वयस्क मानव का स्वर यंत्र एक शिशु के स्वर यंत्र की अपेक्षा नीचे स्थित होता है। दूसरी चीज, समझना, इसके लिए मस्तिष्क इंपॉर्टेंट है। आप किसी चीज को अगर समझते हैं उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? आपका मस्तिष्क है, ब्रेन है। अच्छा, मस्तिष्क 2 भागों में बटा होता है। निम्न भाग को तो मस्तिष्क बोलते ही है, अपने मस्तिष्क 2 भागों में बटा होता है, तो निम्न भाग को मस्तिष्क ही बोलते हैं और उच्च भाग को सेरेब्रम कहा जाता है। अब सेरेब्रम आपको अगर पता हो तो ये जिंदगी जीने के लिए या जिंदा रहने के लिए सेरेब्रम महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन एनिमल को, यानी एनिमल में हम भी आते हैं, यानी मानव को ये कह दें या किसी भी एनिमल की बात करें, उसको अपने एनवायरनमेंट से कनेक्ट होने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो सेरेब्रम के बारे में आपने क्या जाना कि ये जीने के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये जीने के लिए इंपॉर्टेंट अंग नहीं है, बल्कि जब वातावरण से हमें कनेक्ट करना होता है ना, तो वहां पे सेरेब्रम की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। अब बात करते हैं, सेरेब्रम 2 भागों में बटा होता है। सेरेब्रम 2 भागों में बटा होता है, एक है लेफ्ट हेमिस्फीयर, दूसरा है राइट हेमिस्फीयर। अब लेफ्ट हेमिस्फीयर में क्या होता है? वो लैंग्वेज स्किल से कनेक्ट है। जो आप लैंग्वेज की ये चारों स्किल सीखते हैं, लैंग्वेज एक्विजिशन या लैंग्वेज स्किल या लैंग्वेज लर्निंग से कौन सा गोलार्ध कनेक्ट है? बायां गोलार्ध, हमारा लेफ्ट हेमिस्फीयर, जो कि सेरेब्रम का पार्ट है। सेरेब्रम 2 भागों में बटा है, एक है लेफ्ट, दूसरा है राइट। लेफ्ट वाले में आप क्या देखते हैं, ये सारी चीजें सीखी जाती हैं, और जो राइट पार्ट होता है, जो राइट हेमिस्फीयर होता है, वो क्रिएटिविटी से संबंधित होता है, मतलब सृजनात्मकता से संबंधित होता है। इसके बाद भाषा सीखने की प्रक्रिया में, मतलब लैंग्वेज लर्निंग की प्रोसेस में जो होता है, वो सुधार व अभ्यास या उद्दीपन प्रतिक्रिया का बहुत कम प्रभाव पड़ता है। ये चीज भी आपको नोट करना है। जितने मोस्ट इंपोर्टेंट बिंदु हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो मैंने कलेक्ट किए हैं। स्टेप ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन। अच्छा, ये लैंग्वेज लर्निंग की बात करते हैं। ठीक है, अब जैसे कि मैंने कहा कि आपको बहुत सारी चीजें नई सीखने को मिलेंगी, तो आपने कहा इसमें अभी नया क्या है, आप लोगों को पहले से पता होगा अगर आप बायो के स्टूडेंट हैं या आपने जीव विज्ञान का भी पढ़ा है तो। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं, क्यूइंग जो होती है वो 6 वीक के अराउंड स्टार्ट हो जाती है। देखिए, जो स्टेज है लैंग्वेज लर्निंग की, भाषा अधिगम की जो अवस्थाएं हैं, पहला है क्यूइंग, दूसरा है बैबलिंग, तीसरा है 1 वर्ड स्टेज, चौथा है 2 वर्ड स्टेज। तो क्यूइंग 6 वीक के अराउंड स्टार्ट हो जाती है। जो बैबलिंग है, अब क्यूइंग में क्या आता है, जैसे बच्चा ई ऊ इस तरह के उच्चारण करता है तो उसको अपन क्यूइंग के अंतर्गत रखते हैं, और ये 6 सप्ताह के अंतर्गत स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, इसके बाद बैबलिंग कब स्टार्ट होती है? बैबलिंग का मतलब एक ही व्यंजन को उच्चारण करना। ठीक है, तो इसको बैबलिंग कहा जाता है। बा इस तरह से उच्चारण करता है, तो बैबलिंग होता है वो 6 मंथ के अराउंड स्टार्ट होता है।
देखिए बाल विकास के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये बाल विकास और शिक्षा शास्त्र का एक ऐसा समन्वय है यहाँ पे जो कि आपको समझना चाहिए। इसके बाद तीसरा है वन वर्ड स्टेज। वन वर्ड स्टेज को सबसे महत्वपूर्ण यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो याद रखिएगा कि होलोफ्रेस्टिक स्टेज बोला जाता है। वन वर्ड स्टेज को होलोफ्रेस्टिक स्टेज बोला जाता है। इसके बाद टू वर्ड स्टेज आती है, इसको टेलीग्राफिक स्टेज बोला जाता है। अब क्यों बोला जाता है इसको बाद में समझेंगे, इसके पहले हम ये समझ लें कि 9 से 10 महीने के लगभग बच्चा मिक्स व्यंजन का उच्चारण करने लगता है। मतलब जैसे यहाँ पर बैबलिंग में वो सिर्फ एक ही व्यंजन का उच्चारण कर रहा था या एक ही ध्वनि का उच्चारण कर रहा था, तो यहाँ पे वो मिक्स व्यंजन उच्चारण करने लगता है, जैसे बा मा दोनों को जोड़ने लगता है एक तरह से, ठीक है, जिनका कोई सार्थक मतलब तो नहीं होता है, पर वो इन चीजों इन ध्वनियों का उच्चारण करने के लिए मतलब करना स्टार्ट कर देता है। तो चलिए अब ये समझ लेते हैं कि वन वर्ड स्टेज को होलोफ्रेस्टिक स्टेज और टू वर्ड स्टेज को टेलीग्राफिक स्टेज क्यों कहा जाता है। ये जो आपकी वन वर्ड स्टेज होती है वो लगभग 1 ईयर के अराउंड स्टार्ट होती है, 1 ईयर के अराउंड स्टार्ट होती है और इसमें बच्चा जो है वो एक एक शब्द बोलने लगता है, जैसे मामा, पापा, दीदी, दादा, इस तरह के शब्द जिनका सार्थक मतलब होता है, यानी सार्थक वर्णों के समूह को ही तो शब्द बोल देते हैं, ठीक है। तो जिन सार्थक वर्णों का उच्चारण करता है उन्हें हम शब्द बोल देते हैं और लगभग यहाँ पे बच्चा 1 वर्ष के अराउंड वो एक शब्द का उच्चारण करता है, इसलिए इसको वन वर्ड स्टेज बोला गया है। वन वर्ड स्टेज को होलोफ्रेस्टिक स्टेज भी कहा जाता है। वन वर्ड स्टेज में और क्या समझने लायक चीजें हैं, जैसे बच्चे इस अवस्था में अति सामान्यीकरण की गलतियां करते हैं। अति सामान्यीकरण का मतलब क्या है, जैसे बच्चे ने किसी चौपाए जानवर को देखा, जैसे कुत्ता को देखा, तो कुत्ता सुनने के बाद उसके दिमाग में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बन जाता है, लेकिन वो जिस भी 4 पैर वाले जानवर को देखता है वो सबको कुत्ता समझने लगता है। अति सामान्यीकरण का, ओवर जनरलाइजेशन का मतलब यही होता है कि किसी एक चीज को देख करके और सभी चीजों को वही समझ लेना। जैसे उसने बकरी देखा, उसको भी कुत्ता बोल दिया, उसने बिल्ली देखी, उसको भी कुत्ता बोल दिया। या यूं समझ सकते हैं कि सबसे पहले उसने बिल्ली देखी, बिल्ली उसको समझ आ गया, इसके बाद उसने कुत्ते को देखा, 4 पैर है, एक पूंछ है, उसको भी वो बिल्ली बोलने लगा। बकरी देखा, भैंस देखा, गाय देखा, वो सबको बिल्ली समझता है। तो ये चीजें होती है ओवर जनरलाइजेशन, यानी अति सामान्यीकरण की गलतियां बच्चे कब करते हैं, वन वर्ड स्टेज में, या अगर आपको ऑप्शन में मिल जाए होलोफ्रेस्टिक स्टेज तो इसमें भी आप टिक कर सकते हैं। इसके बाद टू वर्ड स्टेज की बात करें तो टू वर्ड स्टेज में क्या होता है, बच्चे 2 वर्ड का यानी 2 शब्दों को एक वाक्य की तरह यूज करते हैं। जैसे घूमने जाना है तो आपने सुना होगा कि घूमी जा, बच्चे इस तरह का उच्चारण करते हैं। जैसे अगर बोला जाए पापा जा रहे हैं तो उसे पापा जा, इस तरह से बच्चे उच्चारण करते हैं और ये टू वर्ड स्टेज कहलाती है। तो होपफुली आपको समझ आ गया होगा। अब चलिए यहां से आगे बढ़ते हैं। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। होपफुली आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा और इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या सारी चीजें अपन पढ़ सकते हैं। अगला हमारा टॉपिक है अभी इसी वीडियो में लैंग्वेज लर्निंग एंड लैंग्वेज एक्विजिशन। स्पेशली सेकेंड लैंग्वेज लर्निंग को और सेकेंड लैंग्वेज लर्निंग यानी द्वितीय भाषा अधिगम और द्वितीय भाषा अर्जन को फोकस करेंगे और वहां से आपको सारी चीजें ये अंतर के रूप में समझ आ जाएंगी। बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें, ठीक है, कंटिन्यू आराम से बिना तनाव लिए हुए देखते रहिए। अब हम अंतर या डिफ्रेंशिएट करेंगे लैंग्वेज एक्विजिशन एंड लैंग्वेज लर्निंग। लैंग्वेज लर्निंग के बारे में क्या लिखा गया, सॉरी लैंग्वेज एक्विजिशन के बारे में क्या लिखा गया है कि यह स्वाभाविक संप्रेषण परक स्थितियों में भाषिक क्षमता का विकास है। मतलब भाषा अर्जन जो है स्वाभाविक परिस्थितियों में, संप्रेषण परक स्थितियों में, जहां पे आपको समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध हो, वहां पे जो आप चीजें जो आपकी भाषिक क्षमता का विकास होता है उसे कहते हैं लैंग्वेज एक्विजिशन यानी भाषा अर्जन। अगर मैं हिंदी में कहूँ तो लैंग्वेज लर्निंग क्या है, भाषा अधिगम क्या है, भाषा के नियमों और शब्द भंडार को औपचारिक रूप से कक्षा में बैठ के सीखना। तो भाषा अधिगम और भाषा अर्जन में अगर आपसे कोई अंतर पूछता है तो आप ये अंतर अवश्य बताइएगा, तो थोड़ा सा आपका इंप्रेशन भी बढ़ेगा। और अगर सूक्ष्म अंतर बताना हो तो आप बताइएगा कि लैंग्वेज एक्विजिशन जो है यह एक अप्रत्यक्ष प्रक्रिया है। अब इसे मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि कैसे अप्रत्यक्ष प्रक्रिया है। सुनने में लग रहा होगा अटपटा, बट जब आप इसकी तह तक जाएंगे, इसकी सच्चाई को समझेंगे तो आपको थोड़े से आपका नॉलेज बूस्ट होगा। जैसे घर की बातें जो होती हैं, ठीक है, आमतौर पे छोटे बच्चे सुनते हैं
और छोटे बच्चे सुन करके उनका इंटेंशन नहीं रहता है कि उन चीजों को सीखना ही है। जैसे बच्चे गाली देना सीख जाते हैं, क्यों सीख जाते हैं? किसी को प्रत्यक्ष रूप से गाली देना तो नहीं सिखाया जाता कि आप बैठ के गाली सिखाएं किसी को, पर बच्चे सुनते हैं, समझते क्या है, खैर उन चीजों को सुन सुन के अप्रत्यक्ष रूप से वो गाली देना सीख जाते हैं। तो इसीलिए बोला गया है कि जो भाषा अर्जन है आपके भाषाई परिवेश के ऊपर डिपेंड करता है, और परिवेश जिस प्रकार का होगा बच्चे का जो भाषा अर्जन है और जिस प्रकार का भाषाई परिवेश उपलब्ध है उसी प्रकार से उसकी भाषिक क्षमता का विकास होगा। तो होपफुली आपको ये चीजें समझ आ गई होंगी। लैंग्वेज लर्निंग की जब बात करते हैं तो ये प्रत्यक्ष प्रक्रिया है, चेतन प्रक्रिया है। अच्छा, लैंग्वेज एक्विजिशन जो था वो अचेतन भी है, अप्रत्यक्ष भी है और अचेतन भी है। अचेतन मतलब हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं और किसी की सुनी हुई बातें हमारे दिमाग में रह जाती हैं, तो वही चीजें हम ग्रहण कर लेते हैं, अर्जन कर लेते हैं। अब यहाँ पे लैंग्वेज एक्विजिशन के बारे में क्या लिखा गया? मोस्टली मातृभाषा सीखने से संबंधित है, अनौपचारिक है, अप्रत्यक्ष। मैंने जैसे आपको कहा कि जो लैंग्वेज एक्विजिशन है मोस्टली मातृभाषा सीखने से संबंधित है, पर जो भाषा का अर्जन है वो मातृभाषा का ही होगा, हमेशा यह सत्य नहीं है। ठीक है, वो द्वितीय भाषा का भी हो सकता है, मतलब भाषा अर्जन द्वितीय भाषा का भी हो सकता है, डिपेंड करता है भाषाई माहौल के ऊपर, समृद्ध भाषाई परिवेश के ऊपर। तो आपको ये चीज क्लियर हुई होगी। अब देखिए, सेकेंड लैंग्वेज सीखने में बच्चों को बोधगम्य सामग्री की आवश्यकता होती है, मतलब कॉम्प्रिहेंसिबल कंटेंट की आवश्यकता होती है। ये किसने कहा है? क्रेसन ने कहा है। क्रेसन अगर आपको पता हो तो बहुत ही महत्वपूर्ण भाषा वैज्ञानिक रहे हैं, भाषा मनोवैज्ञानिक रहे हैं। अब उन्होंने एक चीज और क्या कहा था, अब यहाँ पे जब बात आ गई लैंग्वेज एक्विजिशन और लैंग्वेज लर्निंग की, तो इनमें इनके बारे में जो अभी हमने नाम लिया महत्वपूर्ण भाषा मनोवैज्ञानिक क्रेसन ने क्या कहा है कि भाषा अर्जन और भाषा अधिगम जो है यदि समरूप प्रक्रियाएं नहीं है तो साथ साथ चलने वाली प्रक्रियाएं हैं। कोट कर लीजिएगा, ये उनका स्टेटमेंट है कि भाषा अधिगम और भाषा अर्जन यदि समरूप प्रक्रियाएं नहीं है तो साथ साथ चलने वाली प्रक्रियाएं हैं। तो ऐसा किसने कहा भाषा के बारे में? तो क्रेसन ने। क्रेसन ने यह भी कहा कि सेकेंड लैंग्वेज के सीखने में बच्चों को बोधगम्य सामग्री की आवश्यकता होती है। जैसे मैंने कहा कॉम्प्रिहेंसिबल कंटेंट। अब ये कॉम्प्रिहेंसिबल कंटेंट क्या चीज होती है? जैसे बच्चा एक शब्द जानता है, बच्चे के शब्द को एक सेंटेंस के रूप में बच्चा शब्द जानता है बोर्ड, तो आप इस शब्द को एक वाक्य की तरह इस्तेमाल करें कि रब द बोर्ड। ठीक है, अगर बच्चा जानता है डोर तो आप उसे बोले क्लोज द डोर या शट द डोर। तो बच्चे के लिए ये जो चीज होगी ना ये उसके पास उपलब्ध है, लेकिन जब आप इसे बोलेंगे कि क्लोज द डोर या शट द डोर या रब द बोर्ड, तो इस तरह से चीजें उसके लिए बोधगम्य सामग्री का काम करेंगी। दूसरी चीज क्रेसन ने क्या कहा कि धारा प्रवाह बोलना किसी बच्चे को प्रत्यक्ष रूप से नहीं सिखाया जा सकता। मतलब आप किसी को एक फ्लुएंटली बोलना नहीं सिखा सकते हैं, वो समय के साथ आता है। ये भी इनका कोड है। ठीक है, ये स्टेटमेंट है क्रेसन का, इसको भी ध्यान रख लीजिएगा। और इसके लिए इन्होंने कहा कि धारा प्रवाह बोलना सिखाने के लिए आपको बोधगम्य सामग्री उपलब्ध कराने की आवश्यकता है। तो ये सारी चीजें हैं, इनके बारे में देख लीजिएगा। अच्छा, कुछ रिसर्च हुए थे इंग्लिश स्टूडेंट के ऊपर, तो उसमें क्या देखा गया कि जो इंग्लिश बोलने वाले स्टूडेंट होते हैं तो उनके ऊपर एक रिसर्च हुआ था। उसमें क्या बताया गया कि जो इंग फॉर्म वाले वर्ड होते हैं आईएनजी वाले और यस या यस लगा के प्लूरल बनते हैं, बच्चे इनको पहले सीखते हैं। दूसरी चीज जो आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है और वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, यानी पास्ट टेंस वाले, तो बच्चे पास्ट टेंस वाले वर्ड्स को जल्दी सीख जाते हैं जो जिनकी लैंग्वेज इंग्लिश है या इंग्लिश भाषी बच्चे हैं। तो ये चीजें भी अगर आपसे कभी पूछ दी जाए तो इन चीजों को भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि रिसर्च से रिलेटेड चीजें पूछी जाती हैं कि अगर जो इंग्लिश लैंग्वेज के बच्चों के ऊपर या इनमें किस प्रकार की क्षमता होती है। कुल मिला के एक सीधे शब्दों में मैं बात करूं तो इंग्लिश भाषी, अंग्रेजी भाषी, आंग्ल भाषा भाषी बच्चों में किस प्रकार की क्षमताएं होती हैं। वो आईएनजी फॉर्म या यस वाले शब्दों को जल्दी मतलब ग्रहण कर लेते हैं, वर्ब की पहली अवस्था जो होती है या वर्ब की दूसरी अवस्था जो होती है, तो इस तरह से बना के क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। मेन बात ये है, जो मुद्दे की बात आपको ध्यान रखना है कि आईएनजी वाले फॉर्म जल्दी सीख जाते हैं, यस या यस लगा के जो प्लूरल बनते हैं उनको जल्दी सीख जाते हैं। वर्ब के पहले फॉर्म की अपेक्षा वो सेकंड फॉर्म को जल्दी सीखते हैं। यहाँ पे अगर मैं गो लिखूं और यहाँ पे वेंट लिखूं तो बच्चे इसे जल्दी सीखते हैं। कुल मिला के कहने का मतलब सीधा सा इतना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ चीजें समझ लेते हैं और उसके साथ ही वीडियो को स्टॉप करेंगे। ठीक है, ये लास्ट स्टेप है, इसमें प्रोसेस ऑफ लैंग्वेज लर्निंग
या भाषा शिक्षण अधिगम की जो विधियां हैं उनमें सबसे पहला है व्याकरण अनुवाद विधि, जिसे हम ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड भी कहते हैं या अप्रोच भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, अनुवाद के माध्यम से, वर्ड टू वर्ड अनुवाद यानी ट्रांसलेशन के माध्यम से चीजों को सिखाया जाता है। प्रत्यक्ष विधि, प्रत्यक्ष विधि का जिक्र मैंने किया, जैसे आप कक्षा में बैठ करके टीचर आपको पढ़ाते हैं और आप पढ़ते हैं, तो वो प्रत्यक्ष विधि होती है। तीसरी चीज है ऑडियो लिंगुअल मेथड, मतलब प्रत्यक्ष विधि में क्या होता है कि टीचर बोलता है, स्टूडेंट उसको रिवाइज करता है, उसके बाद बोलता है, तो ये प्रत्यक्ष विधि के अंतर्गत आएगा। ऑडियो लिंगुअल मेथड सेम ऐसा है, बट यहाँ पे टीचर के जगह पर क्या होता है, कोई भी टेप रिकॉर्डर वगैरह होता है, बच्चा उसे सुन करके और उसे दोहराता है और भाषा अधिगम करता है। ये चीज क्लियर हुई। जो मॉडर्न अप्रोच है या आधुनिक तरीके हैं उनमें है संप्रेषणात्मक। संप्रेषणात्मक का मतलब स्वाभाविक परिस्थितियों में सीखना। दूसरी चीज है स्वाभाविक तरीका, नेचुरल मेथड। ये भी लगभग दोनों समकक्ष है, पर थोड़ा सा डिफरेंस है, माइनर सा, वो आपको अभी समझने की जरूरत नहीं है। मतलब ये आधुनिक तरीके हैं, इसलिए मैंने रखा। ठीक है, मस्तिष्क की बात करें तो मस्तिष्क मैंने बताया दो गोलार्ध में बटा होता है, एक लेफ्ट दूसरा राइट। जो हमारा लेफ्ट वाला है यानी बायां भाग है वो दो चीजों का बना होता है, एक है वर्निकेज, दूसरा है ब्रोकाज। जो वर्निकेज है वो भाषा समझने के लिए उत्तरदायी होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। जो ब्रोकाज क्षेत्र है वो बोलने से संबंधित है। तो ब्रोकाज का मतलब बोलना, ब्रोकाज का बोलना वो लेफ्ट हेमिस्फीयर का पार्ट है। देखिए ये दोनों लेफ्ट हेमिस्फीयर के पार्ट हैं। जो वर्निकेज है वो भाषा समझने के लिए, जो ब्रोकाज है बोलने के लिए। तो आप यहाँ से ब्रो और बो बोलना, ये दोनों चीजें कनेक्ट कर सकते हैं। दूसरी चीज यहाँ पे समझ लीजिए, जो सेकेंड लैंग्वेज टीचिंग के लिए आपको अर्थ से संरचना की, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट, बहुत ही महत्वपूर्ण, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको नोट कर लीजिए। सेकेंड लैंग्वेज टीचिंग के लिए अर्थ से संरचना की ओर, और जबकि फर्स्ट लैंग्वेज यानी जो आपकी मातृभाषा है उसके लिए संरचना से अर्थ की ओर जाना चाहिए। तो दोनों चीजें महत्वपूर्ण है। आपको वीडियो कैसा लगा आप अपना फीडबैक कमेंट के रूप में जरूर बताइएगा, और किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, अगर आपको किसी टॉपिक पे दिक्कत जा रही है तो अभी आप कमेंट में बता सकते हैं। तहे दिल से धन्यवाद अगर आपने इस वीडियो को अंत तक देखा, और अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, क्योंकि फीडबैक के ऊपर बहुत सारी चीजें वेस्ट होती हैं कि आगे किस प्रकार से बढ़ना है, क्या कमियां रह गई, क्या चीजें आपको समझ में नहीं आई, किन चीजों में सुधार करना है, और क्या चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आई।